मित्रों, जैसा कि हम यूपीएससी पूछे गए मेंस क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के डिस्कशन किया था। काफी क्रिटिकली किया था, काफी डीपली तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो ज्योग्राफी से है, अर्थात भूगोल से रहेगा, जिसके अंतर्गत भूगोल खंड से जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उन क्वेश्चनों का आधार क्या है उसमें आप अगर देखते हैं तो भौतिक भूगोल से भी है, मानव भूगोल से भी है, भारत के भूगोल से भी है। इन तीनों परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चनों को मतलब पुट किया गया है। तो इनका कैसा मतलब एक फॉर्मेट बनना चाहिए और कौन से इसे इनपुट इसमें डाले जा सकते हैं कि जो एग्जाम के लिहाज से वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वैसे क्वेश्चनों का जो ट्रेंड है वो हर साल की तरह ही है, निरंतर इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी इन क्वेश्चनों की अगर हम पृष्ठभूमि समझते हैं और इससे जुड़ी जो भी जानकारी है, प्राकृतिक है, ठीक है, और जो मानवीय है, इन दोनों के देखो ज्योग्राफी जो होती है वो एक्चुअली प्राकृतिक चीजें से ही बनती है, राइट। लेकिन उसमें मानवीय कुछ चीजें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन उसे पर्यावरण और भूगोल से जोड़कर हम समझ लेते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए हम पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसा कि कहा गया है कि प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिएगा, ये चट्टानों से संबंधित क्वेश्चन को पुट किया गया है और ये जो प्राथमिक चट्टानें एक्चुअली में क्या है, प्रथम चट्टानों की बात करते हैं। और प्रथम चट्टानें आप देखेंगे कि पृथ्वी में कहाँ पाई जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ये हमारी जैसी पृथ्वी है, राइट। तो पृथ्वी में ये क्या है, हमारा क्रूड है। तो क्रूड से आप ऊपर जाएंगे तो ये लगभग लगभग कितना होता है, आप देखेंगे तो 6400 किलोमीटर का होता है। त्रिज्या हमारी पृथ्वी कितनी है, 6400 किलोमीटर है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, राइट। उसमें आप ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो कहीं ठोस है, कहीं संवहन क्षेत्र पाया जाएगा, राइट, कहीं फिर द्रव में पाया जाएगा, प्लाज्मा अवस्था में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं हमारी पृथ्वी में देखने को मिलती हैं। लेकिन इनके एक कारक क्या है कि प्राथमिक जो चट्टानें होती है, ये प्राथमिक चट्टानें जो होती हैं, पहला इसमें हम अगर बात करें कि प्राथमिक चट्टानें होती क्या हैं, तो प्राथमिक चट्टानें एक प्रकार की ऐसी चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी के नीचे हिस्से में पाई जाती हैं, राइट, नीचे हिस्से में पाई जाती हैं। और वो चट्टानें जो हैं उनपे जब अपरदन और निरंतर अपक्षय होता है और बहुत सारी जलवायु दशाएं होती हैं जिनकी प्रभाव के कारण उनका भी अपरदन देखने को मिलता है, तो वो चट्टानें एक्चुअली में ऊपर सतह पे भी देखने को मिल जाती हैं। तो इनको कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चट्टानों की, प्राचीन चट्टानों की पहले जानकारी कर लेते हैं एक्चुअली होती क्या है। देखिएगा, अगर बात करें प्राथमिक चट्टानी, वैसे चट्टानें तो कई प्रकार की होती हैं, इसमें तीन भाग होते हैं, जिसके अंतर्गत आग्नेय चट्टान है, अपसादी चट्टान है और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें होती हैं। लेकिन लेकिन बात हम ये करते हैं कि इन चट्टानों के बनने की प्रक्रिया एक अलग अलग होती है, उनमें अलग अलग अपनी विशेषताएं होती हैं, अलग अलग उसमें खनिज होते हैं। तो वो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है। जैसे कि कोई चट्टान है, राइट, सबसे पहले जो प्राथमिक चट्टान बनती है, अगर कोई प्राथमिक चट्टान बनती है उसके टूटने फूटने से अपसादी चट्टान अगर देखेंगे, राइट, बन जाती है। पहली बात तो ये देखो, और इसी चट्टानों से कायांतरित चट्टान बन जाती है, या आप बोल सकते हैं, और इससे अपसादी से कायांतरित बन जाती है। तो प्राथमिक जो चट्टान है ये इंपॉर्टेंट मुख्य चट्टान होती है। इसी के जब निरंतर अपरदन या उस पे जल रिसाव होता है तो इसकी वजह से लंबी समय में ये अपसादित चट्टानें अपक्षय होती हैं। लेकिन इसमें अपरदन की क्रिया इतनी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अपक्षय होती हैं। तो अक्षय के प्रभाव के कारण ये चट्टानें हैं कायांतरित में भी परिवर्तित हो जाती हैं और अपसादी चट्टानों में भी हो सकती हैं, राइट राइट। लेकिन अपसादी चट्टानों का एक मुख्य अलग दौर देखने को मिलता है, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग अभी जानकारी देना है, वैसे यहाँ ज्योग्राफी नहीं हम पढ़ा रहे हैं। तो प्राथमिक चट्टानें, मुख्य जो चट्टानें होती हैं, इसमें अगर देखा जाए तो कौन कहने लेते हैं, आग्नेय चट्टानें को लेते हैं। आग्नेय चट्टानें, और आग्नेय चट्टानें भी देखी जाए तो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी ग्रेनाइट और बेसाल्ट। और इन चट्टानों के पाए जाने में भी देखो ये होती है अंतर्वेदी,
अंतर्वेदी ग्रेनाइट, और ये होती है बहिर्वेदी। बहिर्वेदी यानी कि जो चट्टाने जो हैं, ये ग्रेनाइट है, अंतर्वेदी होती है, बेसाल्ट है, बहिर्वेदी होती है। ये आग्नेय चट्टाने होती है, मेन चट्टाने होती हैं। और ये अंतर्वेदी और बहिर्वेदी ये जो चट्टाने होती हैं, ये एक्चुअली में डिपेंड करती हैं वहां पर उपस्थित कारकों पर। तो वो उपस्थित कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले ये जानना है कि आग्नेय चट्टाने की जो उपस्थित कारक कौन कौन से होते हैं। तो इनके उपस्थित होने के कारक क्या है कि जो पृथ्वी अगर जब घूर्णन करती है, राइट, तो घूर्णन करती है और एक परिक्रमण करती है, तो दो प्रकार की गतियां करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पृथ्वी के अंदर जो पाया जाने वाला क्रूड है और इसका ऊपर का जो चट्टाने यहाँ देखने को मिलती हैं, ये एक्चुअली में जो चट्टाने होती हैं इन्हीं को हम बोलते हैं प्रथम चट्टाने। जो चट्टाने होती हैं जो कहाँ तैरती हैं, आपने देखा हो प्लाज्मा में तैरती होती हैं, और इनके बीच क्या पाया जाता है? संवहन। संवहन गतिविधियां पाई जाती हैं, और ये संवहन जो है एक प्रकार का देखा जाए तो ऊर्जा का स्थानांतरण ही होता है। और इससे क्या है कि जो चट्टाने होती हैं एक दिशा से दूसरी ओर परिवहन करती रहती हैं या वहन करती हैं, जिसकी वजह से इसमें आपस में चट्टानों का टकराव होता है। और जैसे ही जब चट्टानों का इनका टकराव होता है तो ये एक्चुअली में ज्वालामुखी के रूप में विस्फोट होती हैं। कैसे होती हैं? ज्वालामुखी के रूप में विस्फोट होती हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर भी कुछ क्षेत्र ऐसे मिल जाते हैं, राइट, यहाँ पे क्षेत्र कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो कठोर अवस्था में होती हैं। तो वैसे तो चट्टाने जो होती हैं वो एक्चुअली में पृथ्वी के पृथ्वी के लगभग नीचे हिस्से में ही पाई जाती हैं, काफी नीचे हिस्से में मिलती हैं, राइट, ये काफी यहाँ पे हिस्से में मिलती हैं। और यही जो चट्टाने देखा जाए, यही चट्टाने पे जब निरंतर कारकों का प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे कारक हैं, अपरदन, अपक्षय, जलवायु दशाएं हैं और वर्षा है, तो ये चट्टाने भी क्या है, एक प्रकार से इसमें ऊपर से अपरदन इनका भी होने लगता है। तो ये नीचे की जो चट्टान है वो एक्चुअली में बेसाल्ट रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो बेसाल्ट की जो चट्टाने हैं वो एक्चुअली ऊपर राइट में होती हैं, ऊपर होती हैं, ऊपर पृथ्वी का जो हिस्सा होता है, वैसे बिल्कुल ऊपर सतह पे नहीं होती है, नीचे इस क्षेत्र में होती हैं। लेकिन निरंतर पे जब वो कारक पड़ते हैं, जलवायु दशाएं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से अ, जो बाह्य कारक होते हैं जिसमें आपने जल देखा हो, वर्षा है, वायु है और तापमान है, राइट, चक्रवात है, इनकी वजह से प्रभाव पड़ता है। तो इन ये चट्टाने हैं, ये क्या है, एक प्रकार से दिखने लगती हैं। तो यहाँ पर जो है ये बेसाल्ट चट्टाने देखने को मिल जाती हैं। और जबकि नीचे की जो चट्टाने होती हैं वो होती हैं ग्रेनाइट की। तो ग्रेनाइट की जो चट्टाने हैं एक्चुअली में इनमें देखा जाए तो क्या पाया जाता है? सिलिका। और ये क्षारीय अम्लीय दोनों प्रकार का हो सकता है, और ये डिपेंड करता है वहां पर उपस्थित पदार्थों की। क्षारीय है तो आप देख सकते हो कि सिलिकॉन की मात्रा अधिक है उसमें, राइट। और अगर अम्लीय है तो आप देख सकते हो वहां की अम्लीय में आप देख सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड होता है अम्लीय में। इसी में आप सकते हो कि नाइट्रोजन की मात्रा देख सकते हो, राइट। ये जो गैसें हैं जब ये क्रिया करती हैं ऑक्सीजन करके जल से, तो ये अम्लीय मात्रा बना लेती हैं। और जबकि क्षारीय जो होते हैं वो एक प्रकार के धातुओं से मिलकर बनती है। तो ये चीजें हमें कहाँ है, ये यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब बात हम करते हैं ग्रेनाइट और इनकी आधार पे। देखो, अंतर्वेदी जो चट्टानें होती हैं वो एक्चुअली में कई प्रकार की होती हैं, जिसमें आपने पढ़ा हो बैथोलिथ, लोपोलिथ और लेकोलिथ। इस प्रकार की आपने चट्टानें पढ़ी होंगी, अंतर्वेदी होती हैं। वो एक्चुअली में, एक मिनट, चल क्यों नहीं रहा है? एक एक मिनट रुको, दोबारा चलाते हैं। चल तो रही है, चलिए। तो एक्चुअली में ये जो चट्टाने हैं
आप देखेंगे ये है अंतर्वेदी, इसमें हमने आपको बैथोलिथ, लेफोलिथ, लोगोलिथ और बहुत सारी चट्टानें और भी उसमें सील्ड होती है, काइट होती है, ये भी देखने को मिल जाती हैं, राइट। और जबकि बेसाल्ट जो चट्टान है ये बहिर्वेदी होती है, जिसमें आप ऊपर की चट्टानें होती हैं, आपने दक्कन ट्रेप देखा हो, ये एक्चुअली बेसाल्ट से बना हुआ है। और बेसाल्ट में खनिज अगर देखे जाएं तो इसमें क्या पाया जाता है, लोहा, लोहा पाया जाता है। तो यहाँ एक बात ये आप रख लें, इन चट्टानों में क्या पाया जाता है, लोहा। तो ये लोहा पाया जाता है। और जबकि ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं इसमें भी देखा जाए तो और भी खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि डोलोमाइट भी पाया जाता है, राइट। इसी में और भी आप देख सकते हो कि खनिज पदार्थ बहुत सारे मिल जाते हैं उसमें। जब नीचे ज्यादा गहराई में चट्टानें चली जाती हैं तो वही अब सारी चट्टानों में है। वैसे ये वाली जो चट्टानें हैं इसमें आपको जैसे लोहा हुआ, इसमें सिलिकॉन की मात्रा अधिक मिल जाती है, सिलिकॉन है। और इसी में आप देख सकते हो कि डोलोमाइट है, ये जो ग्रेनाइट चट्टान है इसमें मिल जाता है। बेसाल्ट में लोहा है, मैग्नीशियम है, और आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इनमें बेसाल्टों में मिल जाता है, राइट। जबकि ग्रेनाइट वाली चट्टानों में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिलिकॉन की मात्रा भी मिल जाएगी, और भी धातु जैसे डोलोमाइट है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है कुछ खनिज यहाँ देखने को मिल जाते हैं। वैसे खनिज बहुत प्रकार के होते हैं, हालांकि वो कायांतरित जो चट्टानें होती हैं उनमें भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। वैसे तो आप समझ लिया ग्रेनाइट चट्टानें और बेसाल्ट चट्टानें, उनके इनकी चट्टानों की क्या विशेषताएं, मतलब चट्टानें कौन क्या होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो वैसे तो इनको प्रकार की बात कर रहे हैं, पहले विशेषताओं को बाद में करते हैं। तो विशेषताओं को तो पहले लिखना है, लेकिन हम विशेषताओं को बाद में बता देते हैं। प्रकार को पहले समझते हैं। जैसे कि चट्टानें होती हैं बहुत प्रकार की होती हैं, जिसमें आपने जैसे कि ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, इसके अंतर्गत अंतर्वेदी, बहिर्वेदी आप ये भी डाल सकते हो। या आप आग्नेय प्राथमिक चट्टानों के अंतर्गत आपने नाम सुने हो, जैसे आर्किन्यू की चट्टानें हैं, और धारबाड़ की चट्टानें हैं, कुड़प्पाक्रम की चट्टानें हैं, डक्कन ट्रेप की चट्टानें हैं। आप ये भी टैग डाल सकते हो, ये भी चट्टानें ही हैं, ठीक। आप ये नाम दे सकते हो। तो ये प्राथमिक चट्टानें 8 प्रकार की चट्टानें दी जाती हैं, तो आप उनको समझ आ सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो अब वैसे उनकी विशेषता जो है वो इसमें देखा जाए तो सेम होती है, लेकिन वो खनिज के आधार पर, क्षेत्र विशेष के आधार पर वो वर्गीकरण उसमें देखने को मिल जाता है। तो आप ये बोल सकते हो। तो वैसे प्रकार में आप अंतर्वेदी, बहिर्वेदी के रूप में बांट सकते हो। तो इसमें एक कारक आप देख सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा जैसे ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी से क्या होता है कि ये निरंतर लावा जब निकलता है बाहर के लिए तो वो 2 प्रकार से निकलता है। तो लावा आपने देखा हो 2 प्रकार से निकलता है। पहले निकलता है एक छेदनुमा निकलता है, एक हवाई वाला बोला जाता है, और एक निकलता है एक ऐसी दरारनुमा, दरारनुमा निकलता है। तो छिद्रनुमा जो निकलता है तो वो एक्चुअली में ऊपर एकदम जम जाता है ग्रेनाइट की तरीके से, ऊपर मतलब ऐसे ग्रेनाइट में नीचे ही दम जाता है ऐसे करके, ठीक। जबकि इधर की जो दरारें होती हैं, तो ना इधर जो दरारें जो होती हैं इनसे क्या है, एकदम लावा निकलता है तो पतला निकलता है और ऐसे फैल जाता है। तो उसमें बहुत सारे खनिज में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, कोबाल्ट बहुत सारे देखने को मिलते हैं, और उसमें बहुत सारी गैसें भी देखने को मिलती हैं। उसमें हाइड्रोकार्बन के कुछ अणु भी मिल जाते हैं। तो आप ये दे डाल सकते हो, दे सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो। ये तो कुछ आपको मैंने बताया प्राथमिक चट्टानों और उससे अग्नि चट्टानें कौन कौन सी होती हैं। निर्माण की प्रक्रिया भी बता दी मैंने, किस प्रकार से होती हैं, कहाँ से होती हैं, ठीक है। अब हम इनकी थोड़ी विशेषताएं अगर समझें, तो विशेषताओं पे अगर हम बल दें तो विशेषताएं एक्चुअली में अगर देखा जाए तो क्या होती हैं। विशेषताओं में अगर देखे जाए तो ये रवेदार होती हैं, रवेदार होती हैं, राइट। रवेदार का मतलब ये ऐसा होते हैं कि जैसे इन्हें जब पकड़ते हो तो एकदम ऐसे मसलोगे तो ये रवा ऐसी बनती हैं, राइट, रवेदार होती हैं। और ये काफी कठोर भी होती हैं, ठीक। दूसरी बात, इसमें पानी जो होता है, पानी जो होता है, जल इसे हम बोल सकते हैं इसको काट नहीं पाता है, राइट। मतलब ये कठोर मजबूत होती हैं और ये काफी बड़ी बड़ी होती हैं। ये डाल सकते हो, काफी बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, ठीक।
और इन चट्टानों पे देखा जाए तो हमारे महाद्वीप भी टिके होते हैं। हमारे जो महाद्वीप हैं और द्वीप हैं ये इन्हीं चट्टानों पे, मागनी चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इस पे टिके देखने को मिल जाते हैं। आप ये भी दे सकते हो, ठीक है। और पानी जो होता है इसमें नहीं जाता है, कठोर भी होती है, रवेदार होती है, बड़ी बड़ी होती है। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। और विशेषताओं में आप खनिज को भी डाल सकते हो, अगर डालना चाहो तो उसमें अलग अलग उनके आधार पे देखने को मिल जाता है, वो खनिज डाल सकते हो, ठीक है। प्रभाव की यहाँ कोई बात नहीं कही गई है तो प्रभाव तो नहीं लिखना है, बस विशेषताओं पे थोड़ा अपना ये फोकस कर लेना है। कठोर होती है, पानी इनमें नहीं जाता है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, रवेदार होती हैं, बस ये कुछ विशेषताएं इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर थोड़ा बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए रंग संकेत की अर्थ की चर्चा करना है। देखो ये वैसे करंट अफेयर से भी इसमें कुछ बोला गया है। इसमें यही कहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्र के लिए मौसम संबंधी, पहले तो चक्रवात प्रवण क्षेत्र अगर मुझे भारत में बताने पड़ेंगे, इसके बाद में जो मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत। अब रंग संकेत एक प्रकार से ऐसा है कि जो चक्रवात होते हैं, मौसम संबंधी जो चक्रवात होते हैं, उनकी गति के आधार पर, उनकी उत्पत्ति के आधार पर जो मतलब चक्रवात होते हैं, उन चक्रवातों को मतलब उनकी गति क्या है, उस आधार पर मौसम विज्ञान उनको कलर मतलब उनको डिसाइड करता है कि ये ऐसे मतलब इससे कितनी प्रभाव है, इसका किससे क्षति होने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर और उसका एक गति के आधार पर हम उसको समझते हैं। तो आईएमडी जो है मौसम विज्ञान जो विभाग है, संगठन है, मौसम विज्ञान विभाग है, तो उसने चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी हो। तो पहले तो आपको चक्रवात के विषय में थोड़ा बता देना है, राइट। तो उसमें मौसम के बारे में यहाँ पे मौसम संबंधी जानकारी बतानी है कि जैसे भूमिका है, तो भूमिका में आपको क्या देना है, भूमिका में आपको बताना है कि जो चक्रवात होते हैं वो एक प्रकार से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले एक घूर्णन गति से मतलब युक्त पश्चिम से मतलब ऐसे चलते हैं, एंटी, ये दोनों प्रकार के चलते हैं। एक ये जो होते हैं उत्तर दक्षिण में, इनका आधार अलग अलग होता है, एक इधर एंटी साइक्लोन, एक होता है साइक्लोन। मतलब एंटी मतलब ये होते हैं कि जैसे घड़ी की दिशा के विपरीत चलते हैं, कुछ घड़ी की दिशा के अनुकूल चलते हैं, ठीक। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो आप इस प्रकार से डाल सकते हो कि चक्रवात जो होते हैं वो किस प्रकार से, मतलब चक्रवात जो होते हैं वो एक्चुअली में उनके अंदर जो देखा जाए तो एकदम वो कम पाया जाता है, आसपास उनका प्रेशर ज्यादा रहता है। आपने यहाँ देखा हो कि बीच में इनका लो प्रेशर होता है और आसपास जो होता है वो हाई प्रेशर होता है, और हाई से लो की वो प्रेशर इनका कम होता जाता है, और जितना बाहर जाएंगे इनका प्रेशर ज्यादा होता जाता है। तो इस वजह से इनके बीच जो गति होती है वो उतनी तेज होती है, और ये जो आगे की ओर अग्रभाग होता है ये उसी हिसाब से चलते जाते हैं, ठीक। इस प्रकार से घूमते हैं, ओके, और आगे की ओर ये बढ़ते जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। घड़ी की सुइयों के विपरीत चलते हैं ऐसे ऐसे, और इधर चलते हैं तुम ऐसे ऐसे। तो ये आप दे सकते हो। तो भूमिका में आपको चक्रवात का थोड़ा आपको बता देना है कि क्या चक्रवात होते हैं। इसके बाद थोड़ा मौसम के विषय में बता देना है कि मौसम में इनका प्रभाव किस प्रकार का हो सकता है थोड़ा बहुत, और मौसम विज्ञान विभाग द्वारा है इसकी जानकारी दे मतलब जानकारी जुटाते हैं, इसके थोड़ा देना है। इसके बाद में आपको जो मुख्य भाग है वहां आना है। तो मुख्य भाग भी आपको पहले ये जानना है कि जो चक्रवात हैं उनका भारत में प्रवण क्षेत्र कौन कौन से हैं। यानी कि आप जैसा कि जानते हो कि हमारा जो भारत है, ठीक है, जैसे ये भारत है, ठीक। तो इधर के जो क्षेत्र हैं यहाँ चक्रवात अधिक देखने मिलते हैं, राइट, जबकि इधर का क्षेत्र है वो कम चक्रवात मिलता है। यहाँ पे चक्रवात इधर क्षेत्र में आते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं, लेकिन वो मौसमी जो देखा जाए कुछ मानवीय गतिविधियां ज्यादा होती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ का जो क्षेत्र है उष्णीय ज्यादा हो जाए, ज्यादा तापमान हो जाए, तो हो सकता है
कि जो प्रेशर है वो इधर क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिले, तो प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति कर जाए हवा, तो इससे यहाँ चक्रवात बन सकते हैं, संभावनाएं बनती हैं। लेकिन इधर जो क्षेत्र है यहाँ पर चक्रवात आते हैं, क्योंकि जो चक्रवात होते हैं वो एक्चुअली में पूरब से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो पूरब से जैसे पश्चिम की ओर गति करते हैं, और ये ज्यादातर देखे जाएं तो ये चक्रवात एक्चुअली में जो भूमध्य रेखा होती है उसी की 5 डिग्री इधर इधर उधर केवल चलते हैं। लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण ये चक्रवात हैं कुछ ऊपर की ओर डिसाइड, मतलब ऊपर की ओर ये गमन करने लगते हैं। तो इस वजह से यहाँ भी चक्रवात सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो पूर्वी प्रबल जो क्षेत्र है वो एक्चुअली में क्षेत्र कौन सा है, ये है हमारा इधर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये वाला क्षेत्र मिलेगा, जो इसे हम एक प्रकार से देखे जाए जो उत्तरी सरकार बोलते हैं इस क्षेत्र को, तो यहाँ मिलते हैं, जबकि पश्चिमी घाट पे कम देखने को मिलते हैं। तो आप ये बात बोल सकते हो। दूसरी बात आप इसी में ये कह सकते हो कि जो चक्रवात होते हैं वो एक्चुअली में उनको डिसाइड किया जाता है, वो जैसे आईएमडी है तो वो डिसाइड किस आधार पर करता है, कलर के आधार पर। तो जैसे कि एक कलर है, मतलब कई में होते हैं, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, राइट। तो हरा, पीला, नीला, लाल, इस प्रकार से होते हैं। तो ये ज्यादा कोई प्रभावशाली नहीं होते हैं, इससे ज्यादा ये प्रभाव डालते हैं, इससे ज्यादा ये, और सबसे ज्यादा लाल प्रभाव डालते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आप इनका वर्गीकरण करेंगे, हरा की, पीला की, नीला की, लाल की, तो वैसे प्रबल क्षेत्र और भी देखने को मिल जाते हैं, इधर भी आपको चक्रवात मिल जाएंगे, या आप कुछ इस प्रकार के इधर से भी चक्रवात वो मिल जाते हैं। उनका वो एक जेट स्ट्रीम या साइबेरियन क्षेत्र के प्रदेशों की जो हवा आने वाली है उससे प्रभावित देखने को मिलता है। हालांकि इन चीजों को थोड़ा आप समझते हैं, तो ये जो चीजें हैं लाल वाली, तो ये आप इधर क्षेत्र में डाल सकते हो। देख सकते हो कि चक्रवात जो है निरंतर अभी वर्तमान में देख रहे हो कि जो अमेरिका में देखे हो जो चक्रवात अभी चल रहे हैं वो कितने हाई चल रहे हैं। तो आप एग्जाम्पल उनमें नहीं दे सकते हो। भारत में जो चक्रवात आते हैं, तो आप चक्रवात का अगर आपको नाम याद है किसी का, तो आप वो नाम डाल सकते हो, राइट। वैसे तो ये इसमें वर्गीकरण करना है कि हरा कैसे होते हैं, पीला, नीला, लाल, तो ये क्षेत्र के आधार पर बता सकते हो। वैसे तो हरा है, हरा एक्चुअली में इधर ही क्षेत्र में देखने को मिलेगा, हरा और पीला, क्योंकि इधर की ओर बहुत कम चक्रवात आते हैं। लेकिन इससे जो क्षति होती है वो भी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलता है पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र मिलता है, तो यहाँ पे जो चक्रवात है ऊपर की ओर चला जाता है और यहाँ बन जाता है एक प्रकार सा लो प्रेशर। इसे वृष्टि छाया क्षेत्र भी यहाँ पे मिल जाता है, इधर क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र मिल जाता है। तो जिसकी वजह से ये नीचे की ओर जब बैठती है, हवाएं जब बैठती हैं तो यहाँ प्रभाव डाल सकती हैं। तो कुछ ये हरे हैं, पीले हैं, जबकि नीले, लाल इधर साइड में आप दे सकते हो। तो नीले हरे जो हैं इधर साइड में सबसे ज्यादा चक्रवात देखने को मिल जाते हैं, और ये काफी क्रिटिकली होते हैं और बहुत ही मतलब डेंजरस होते हैं। इनकी गति जो होती है लगभग में 150, 200, 250 चल तक किलोमीटर मतलब चलते हैं इस प्रकार से। और इनका क्षेत्रफल भी देखा जाए तो 500 से कम 800, इससे भी प्लस में ही देखने को मिल जाता है, 1000 तक, 1200 तक पहुंच जाता है किलोमीटर। ये लगभग में क्षेत्र में होते हैं और चलते हैं आगे की ओर। तो वैसे तो ये बनते कैसे हैं, तो बनने की यहाँ पे कोई बात नहीं कही है। बनने की तो प्रक्रिया तो आप जानते हो कि जैसे ये सूर्य पे डिपेंड करती है, बहुत सारे इसमें फैक्ट बनते हैं सूर्य पे, घूर्णन गति है, परिभ्रमण गति है, मानवीय गतिविधियां भी है कैसे बनती हैं। तो इससे जो वायु होती है वो एक्चुअली में उसमें बीच में लो प्रेशर, आसपास हाई प्रेशर बनने लगता है, तो ये घूर्णन करने लगती हैं और आगे भी बढ़ती हैं, जिसके ऊपर बादल एक प्रकार से साफ मिलते हैं। ठीक, ये भी देख सकते हो, जिसे आंख बोलते हैं। तो ये चीजें हैं कुछ, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन तो मतलब इजी ही था, ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, तो ये चीजें बता सकते हो। वैसे मौसम विज्ञान मौसम संबंधी चेतावनियों की रंग संकेत की अर्थ की चर्चा करना है, तो वो जो रंग बताए हैं हरा, पीला, नीला, लाल, ये उनके आधार पर कैटेगरी करके एक एक करके आप बता सकते हो कि हरा में मतलब ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, नॉर्मली होते हैं, इनका ज्यादा गति न तेज नहीं होता है, और इससे क्या है बहुत सारे मतलब कि ज्यादा घटनाएं नहीं होती। पीले में थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाती है, नीले में और लाल में और। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है कि चेतावनियों से संबंधित अगर बात की जाए, मौसम संबंधित चेतावनियों के लिए तो आईएमडी है, तो वो ऑलरेडी बता देता है कि जो
चक्रवात है वो कितना क्रिटिकल है या कितना तेज आने वाला है, वो उस स्थिति के आधार पर कलर बताता है, तो ये चेतावनी देता है। तो लोग ऑलरेडी उस चीज से वहां क्षेत्र खाली कराए जा सकते हैं। तो ये चीजें हैं, कुछ चेतावनी संबंधी हैं, आप इनको बताएंगे तो 150 शब्द में है, बहुत सारा हो जाएगा। वैसे हम इसको तो 250 में होगा, फिर भी हम लिख देते हैं। दूसरा है दक्कन ट्रेप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा करना है। जैसा कि आप जानते हो कि दक्कन ट्रेप एक्चुअली में बेसाल्टों से बना हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था, प्राथमिक जो चट्टानें हैं, प्राथमिक चट्टानों के अंतर्गत जो दक्कन ट्रेप है, तो दक्कन ट्रेप एक प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है, और कुछ क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो लेटराइट भी है, लेकिन लेटराइट में हम ज्यादा नहीं हासिल करेंगे, लगभग 90% है, 80 से 90% इसमें हम दक्कन ट्रेप काली मिट्टी को ही लेते हैं। तो यही चीजें हैं कि जैसे दक्कन ट्रेप अगर हम बात करते हैं, दक्कन ट्रेप ये आप देखेंगे जो भारत है, एक मिनट, ये जो क्षेत्र है आपने देखा होगा, इधर वाला क्षेत्र, इधर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो ये पाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में जैसे नागपुर आपने नाम सुना हो, इधर क्षेत्र में आपको मिल जाती है। दूसरे में सौराष्ट्र यानी कि इधर वाला जो देखा हो एमपी क्षेत्र में भी है। इधर भी वैसे तो दक्कन ट्रिप काफा क्षेत्र में मिल जाता है, इधर भी वैसे बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है, इधर नागपुर का, इधर झारखंड पठार छत्तीसगढ़ इधर भी है, इधर आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र में भी है, इधर नीचे वैसे यहाँ नहीं इतना मिलता है, ऊपरी क्षेत्र है। तो ये प्रकार का जो क्षेत्र देखा जाता है, ये क्या है पूरा, ये है दक्कन ट्रेप। तो दक्कन ट्रेप एक प्रकार से किससे मिलकर बना है, जो बेसाल्ट है, मैंने आपको बताया था आग्नेय चट्टान के दो रूप होते हैं, ठीक। तो आग्नेय चट्टान के दो रूप होते हैं, इसमें आपको एक बताया था मैंने ग्रेनाइट का, और एक बताया था बेसाल्ट का। तो जो बेसाल्ट है ये इसकी उत्पत्ति के आधार पर होता है, ग्रेनाइट जो नीचे होती है, बेसाल्ट ऊपर होती है। एक्चुअली में बेसाल्ट जो है ये कठोर भी होती हैं, और ये देखा जाए तो पतले लावा से बनती हैं, पतले जो पतला लावा होता है, और पतला तभी होगा जब उसमें अम्लीय मात्रा ज्यादा हो, अम्लीय मात्रा ज्यादा हो, और उसमें आप देख सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोहे का हो मात्रा, और वो खनिज अवस्था में हो, ठीक, कैसा हो, खनिज में हो। तो लोहे की मात्रा अधिक मिलती है, तो जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटाइट, मेलेमाइट वैसे चट्टाने यहाँ पे वो मतलब पदार्थ खनिज मिल जाते हैं। तो इनकी वजह से इनका रंग कैसा हो जाता है, ब्लैक, काला रंग होता है। तो इसमें पूछा क्या गया है, हाँ, प्राकृतिक संसाधन, दक्कन ट्रेप के बारे में कुछ बताना है कि दक्कन ट्रेप जो होती हैं वो एक्चुअली में कहाँ से निर्माण होता है, वो होती हैं वो ज्वालामुखी द्वारा उद्गार से, मतलब ज्वालामुखी के दरार-नुमा से जो लावा निकलता है, वो एक्चुअली में जब ऊपर परत पे आ जाता है तो फैल करके एक चट्टान बनाता है, उसे बेसाल्ट बोलते हैं, ठीक। लेकिन जब वो निरंतर उसका क्षरण होता रहता है तो वो भी ऊपर की ओर निकल आता है। एक्चुअली में यहाँ पर चीजें देखी जाती हैं कि जो हमारा जो दक्कन ट्रेप है वो ऊपर नहीं आया था, जैसे ये चीजें हैं, राइट, यहाँ से कोई चीज निकलती है, यहाँ से, वैसे तो यहाँ से नहीं निकलता है, यहाँ से निकला पदार्थ और यहाँ ऐसे जम गया, राइट, यहाँ जम गया, पतरे फैल गया, अंदर ही फैलता है, ऊपर नहीं फैलता, ये याद रखना, ये अंदर फैल जाता है, ठीक। तो जब ऊपर पे जब इस पे प्राकृतिक बाक आ रहा है, इसको ऐसे क्षरण करेंगे तो यहाँ की जो चट्टान है ऊपर निकल आती हैं, तो उसे बेसाल्ट बोलते हैं। और ये बेसाल्ट जो चट्टानें होती हैं वो एक्चुअली में काली होती हैं, और ये खनिज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें खनिज अगर देखा जाए तो खनिज जो पाया जाता है वो पाया जाता है इसमें काली मिट्टी में, तो आप जानते हो कि क्या होता है, लोहा होता है। इसके कई रूप ऑक्साइड में पाए जाते हैं, जैसे आपने नाम सुना हो मैग्नीमाइट, हेलेमाइट, ऐसे नाम आपने सुने हो, आगे हम आपको जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उसमें क्लियर करेंगे सब कुछ। तो ये कुछ नाम पाए जाते हैं, तो ये इसमें देखने को मिल जाते हैं बेसाल्ट में। तो ये बेसाल्ट में चट्टानें होती हैं एक्चुअली में यही होती हैं, तो ये खनिज पाए जाते हैं। वैसे और भी खनिज देखने को मिल जाते हैं जो निरंतर इनका नीचे कायांतरित होती रहती है, निरंतर इसमें देखा जाए तो तापमान की मात्रा अधिक होती है इसमें, ठीक, दाब अधिक होता है, तो तापमान और दाब की अधिक मात्रा होने के कारण इनमें कायांतरित में भी चट्टानें जब बदलती हैं तो बहुत सारे इसमें खनिज और भी बन जाते हैं।
तो आप आपको आपको नाम पता हो तो आप डाल सकते हो। अनेट भी अगेट अगेट भी एक देखा हो आपने, पाया जाता है, राइट। इसी में आप और भी देख सकते हो, एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है, ये भी कम कम मात्रा में होता है, जबकि लोहा सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो इन खनिजों को आप बता सकते हो, ठीक है। ये खनिजी तो हैं, और आप देख सकते हो कि कुछ यूरेनियम भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आप देख सकते हो तेल, तेल मिल सकता है, स्थलीय तेल जो होते हैं वो मिल जाएगा इसमें, राइट। इसी में आप देख सकते हो कि थोरियम की कुछ चीजें मिल सकती हैं। ये पदार्थ जो होते हैं ये एक्चुअली में यहाँ दक्कन ट्रेप में मिलने की संभावना इनकी रहती है, बिल्कुल पैसे परसेंटेज बहुत कम होती है। एल्यूमिनियम और ये लोहा ज्यादा देखने को मिलता है, ऑक्साइड इसके ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें हैं, इसमें विशेषताएं उसकी कुछ नहीं पूछी गई है, बस यही पूछा गया है। तो प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा करना है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है इसमें, राइट। ये आप डाल सकते हो। तेल वगैरह है, जैसे उनका जब शोधन किया जाता है खनन के माध्यम से। कोयला है, आप कोयला डाल सकते हो, वैसे कोयला भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोयला भी मिल जाता है। वैसे इसमें लोहा की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो उद्योगों में काम आते हैं, आप बता सकते हो, इनकी संसाधन की संभावनाएं बनती हैं। बस इसमें यही पूछा है और कोई ज्यादा बातें नहीं की गई है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण करना है, उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारण बताना है। ये भी इजी क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हो, पवन ऊर्जा एक प्रकार की कैसी ऊर्जा होती है जो पवन से, मतलब वो हम टरबाइन के माध्यम से उसे पवन द्वारा अपनी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसके लिए मुझे एक ऐसा क्षेत्र विशेष चुनना होता है जहां पर पवन का विस्तार सबसे ज्यादा हो, या पवन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिले, यानी कि जहां पे पवन की स्थिति निरंतर मिलती रहे, ठीक। तो वहां पे हम ऐसे क्षेत्रों को चयन करते हैं ताकि वहां पे मुझे निरंतर पवन मिले और हम ऊर्जा को उसको परिवर्तित करते रहें। तो यही यहाँ पे बात बोली गई है कि भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण करना है। तो भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाएं बिल्कुल है। देखो कैसे हैं, अभी हम आपको बताते हैं। देखो, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि भारत में पवन की स्थिति कहाँ कहाँ पे है। भारत में अगर पवन के क्षेत्र देखे जाएं तो ये हमारा भारत है, राइट। ये हमारा भारत है, ठीक। तो भारत में पवन के क्षेत्र आपको इधर से भी देखने को मिल जाएंगे और इधर से भी देखने को मिलेंगे और ऊपर से भी देखने को मिलते हैं, राइट। इधर से भी देखने को मिलते हैं। तो ये सभी क्षेत्र पवन के हैं। तो आपने देखे हो पवन ऊर्जा स्थल देखा जाए तो तमिलनाडु में भी है, इधर उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, इधर आप कर्नाटक में भी मिल जाएगा, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान क्षेत्र में भी है। ऊपर आओ इधर, इधर आप देखोगे, इधर पश्चिम बंगाल क्षेत्र में। तो यहाँ पर पवन के कुछ, मतलब लगभग में 800 जो स्टेशन है वो बनाए गए हैं, जो पवन से क्या करेंगे, ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। और ये पवन से जब ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो लगभग में 2000, अभी तो वर्तमान में देखा जाए तो 2025 तक 60 गीगावाट की मतलब लक्ष्य है। 2030 तक 150 से प्लस है, शायद 160 या 50 के बीच है, देख लेना, क्लियर कर लेना। तो गीगावाट की बात की गई है पवन ऊर्जा से, तो ये लक्ष्य रखा है। तो इसे पूर्ण करना है तो मुझे ऐसे क्षेत्र प्रदेश देखने पड़ेंगे जो इसके प्रति संवेदनशील हो या आवश्यक रूप से इम्पोर्टेंट हो कि ये यहाँ पे मुझे इस ऊर्जा मिल सकती है और हम इससे, ये ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा मतलब कि पवन मिल सकती है, इससे हम ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र हमें देखने पड़ते हैं। तो पहली बात तो हम ये समझते हैं कि पवन की स्थिति कैसे बनती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि ऐसा कौन सा क्षेत्र विशेष बनता है जहां पर पवन सबसे ज्यादा तेज उत्साहित या बहुत तेज चलती है। तो आपको पता होगा कि इधर का जो क्षेत्र है, इधर का जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये है थोड़ा आपको सकरा क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है आपको ऊंचाई क्षेत्र देखने को मिलेगा। ये कैसा क्षेत्र है, ऊंचाई क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। तो ये ऊंचा होने की वजह से यहाँ जो पवनें हैं वो एकदम ऊपर टकराती हैं, ऊपर चली जाती हैं, राइट। ये ऊपर चली जाती हैं, ठीक, ऊपर चली जाती हैं और आगे चल के इधर क्षेत्र में ये बैठ जाती हैं जाके। तो आप समझते हो कि यहाँ की जो पवनें हैं भी जब ऊपर चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, थोड़ा पर्वतीय क्षेत्र उचास पाए जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा हो पूरा की पूरा बहुत सारे यहाँ पे
पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट पे, ठीक। इधर ग्रीन वो आपने बहुत सारी पहाड़ियां हैं, आप वो देख सकते हो। तो इनकी वजह से क्या है कि पवनें जो हैं ऊपर उठ जाती हैं, तो पवनें ऊपर उठती हैं तो इनसे क्या है कि आप वो निश्चित तौर पर बना सकते हो, लेकिन इसीलिए प्लेटफार्म हमें ऊपर स्थापित करने पड़ते हैं, ठीक, और इधर नीचे करने पड़ते हैं, इधर से पवन सीधी टकराती है। तो ये जो ज्यादा क्षेत्र है ये काफी संवेदनशील क्षेत्र होता है पवन ऊर्जा के लिए। इधर पवन ऊर्जा के लिए इधर संभावित बहुत सारे क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे पवन से ही तो ऊर्जा बनानी है, पवन से जब हम ऊर्जा बनाएंगे तो मुझे पवन की आवश्यकता है। तो पवन इन क्षेत्रों में ज्यादा चलती है, इधर भी है, इधर ज्यादा है, तो इधर हमको क्या है अपने स्टेशन को ज्यादा देखने को मिलते हैं, इधर भी मिलते हैं और इधर भी मिलते हैं। इधर से आते वाली जो देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन इधर इधर हमारा पूरा पहाड़ पाया जाता है, पर्वत है, हिमालयन क्षेत्र है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो पवन है ऊपर उठ जाती हैं। तो ये एक प्रकार से डिपेंड करता है वहां के क्षेत्र विशेष पर कि कौन सा क्षेत्र संवेदनशील है, उस आधार पे आप दे सकते हो। इतना नॉर्मली है, वैसे तो इसमें और बताना है तो बहुत हम डीपली ही बता देंगे, लेकिन जानना जरूरी नहीं है, केवल क्वेश्चन को हल करना है, उस हिसाब से मैंने थोड़ा पॉइंट आपको बताने का प्रयास किया है, आप समझ सकते हो। और अगर बात की जाए कि देखा जाए तो सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारण बताना है, तो ये तो आप कारण अगर समझना है तो सीमित क्षेत्र के कारण बहुत सारे हो जाते हैं। एक तो हो जाता है क्षेत्रीय आधार पर, ठीक, क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार में आप प्राकृतिक जोड़ सकते हो, जैसे कि उच्चावच जो क्षेत्र होता है, जैसे कि मतलब कि जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पठारी क्षेत्र है, भारत में जो विविधता देखने को मिलती है पहाड़ियों में, पठारियों में, मैदानों में अलग अलग वर्गीकरण है, तो उसके आधार पर पवनें हैं, पवनों का जो एक परिक्रमण होता है, प्रबल होता है, प्रक्रम होता है, वो निरंतर नहीं रहता है, वो कहीं कहीं इनसे टकरा के एक दूसरे की मतलब अवान्वीय है, इस प्रकार की दशाओं में ये पवनें चलती रहती हैं, तो ये टकराती हैं। तो ये क्या है, एक उच्चावच क्षेत्रफल पाया जाता है, उच्चावच है, कहीं नीचा क्षेत्र मिलता है, सपाट क्षेत्र मिलता है, तो इसकी वजह से भी एक ये क्या है सीमित क्षेत्र बहुत सारे मिल जाते हैं देखने को, राइट। ये तो प्राकृतिक कारक भी आप देख सकते हो। इसी में आप और भी डाल सकते हो कि जैसे आप मतलब ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने पर आपके तापमान में कमी आएगी, तो तापमान जब कमी आएगी तो यहाँ की जो यहाँ पर देखोगे तो जलवाष्प जो होता है, देखना जलवाष्प जो होता है वो क्या करता है कि आर्द्रता युक्त होता है, राइट। तो वो से आर्द्रता की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई चीज अगर फैलती है तो ठंडी होती है, तो ठंडी होती है तो जैसे आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आर्द्रता युक्त होती है, तो वो आर्द्रता इसमें क्या है कमी आएगी। मान लो जैसे आप ऊपर जाते हो तो ऊपर जाने से आर्द्रता में जब कमी आएगी, तो आर्द्रता की जब कमी आएगी तो इसकी वजह से तापमान वहां ठंडा होगा, तो वहां पर जो पवनें होती हैं, राइट, वहां पर पवनें होती हैं वो कम देखने को मिलती हैं। यही कारण है कि ऊपर वाले क्षेत्रों में हम स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो ये एक इसमें कारण आप लिख सकते हो, तापमान है, दाब में भी कमी आती है, तो ये भी एक कारण उसमें होता है। तो तापमान, दाब है और जलवाष्प है, ये भी कारण है। प्राकृतिक में आप तो जानते हो कि एक भौतिक में आप देख सकते हो उच्चावच, और उस हिसाब से आप दे सकते हो। अगर इसमें कुछ और भी कारक अगर जिम्मेदार माने जा सकते हैं तो आप वो देख सकते हो कि इसमें भारत की स्थिति देख सकते हो। तो भारत की स्थिति को भी अगर भारत की स्थिति को आप दर्शा सकते हो ग्लोब में कि भारत है हमारा जो है वो 82.5 डिग्री है मतलब स्थित है, राइट। यहाँ पे हमारा जो भारत स्थित है, तो एक्चुअली में यहाँ पर देखा जाए तो पवन की जो दिशाएं होती हैं वो पूरब से जैसे पश्चिम यहाँ पे चक्रवात चलते हैं, तो उनकी इस प्रकार की स्थितियां पवन वैसे नॉर्मल जो पवनें होती हैं वो ऐसे चलती रहती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि समुद्र की स्थिति बता सकते हो, कुछ चीजें बता सकते हो, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है उसे बता सकते हो, बंगाल की खाड़ी ज्यादा गहरी नहीं है, तो वो इसकी वजह से भी इस पे देखा जाए तो पवन जो होती हैं उनका इम्पैक्ट इसमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो तटीय संरचना बता सकते हो, तटीय जो संरचना है वो थोड़ा तिरछी आपको देखने को मिलेगी, इधर आकृति इस प्रकार से कटी फटी है, तो यहाँ पर जो पवनें होती हैं वो भी एक प्रकार से सही सीधी रेखा में नहीं देखने को मिलती है, इधर कहीं ऐसी चलती हैं, तो ये भी एक इसके लिए बाधा बन सकती है सीमित क्षेत्र। तो ये चीजें हैं कि
जो सीमित क्षेत्र हैं, आप सीमित क्षेत्र में ऊपर वाला क्षेत्र डाल सकते हो, और जो हिमालयन क्षेत्र है तो यहाँ पर आपको बहुत कम मिलेंगे वो देखने के लिए, पवनें बहुत कम मिलती हैं, तो ये हिमालय क्षेत्र भी आप दे सकते हो। राइट, तो ये बहुत चीजें आपको प्राकृतिक घटनाओं में आप लिख सकते हो, प्राकृतिक कारक जो जिम्मेदार होते हैं इसके लिए। कि वैसे मानवीय की बात की जाए तो इसमें जहां तक हमारी समझ है, तो मानवीय कारक में आप किसे ले सकते हो? मानवीय कारक में अगर बात करें तो हम इसमें एक चीज है, जैसे मानवीय कारक अगर हम इसमें जिम्मेदार अगर लगाए ठहराए जाएं, तो आप देख सकते हो कि जहां पर आवास है, मतलब जहां पे लोग आवास करते हैं ज्यादा, तो वहां पर ये स्थित नहीं हो सकते हैं। ठीक, शहरीकरण भी इसमें जिम्मेदार हो सकता है, और जिससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो पेड़ है उनका काटा जाना है, तो यहाँ से जो पवनें होती हैं, वायु है, राइट, उसका प्रभाव है वो निम्न हो जाता है, ये भी एक जिम्मेदार कारक माना जाता है। तो इसमें ये मानवीय कारक आप ऐड कर सकते हो, शहरीकरण है, पेड़ों का जो कटाव है, राइट, ये आप कुछ मानवीय कारक आप डाल सकते हो। इससे और भी आप देख सकते हो, वैसे बहुत सारे कारक हो जाएंगे, इतने ही इंपॉर्टेंट है, आप इतने लिखेंगे तो मुझे लगता है कि आपका उत्तर बेस्ट होना चाहिए। चलिए, तो आंग्ले अगर हम बात करें, क्वेश्चन इसमें और कहाँ है, चलिए एक ये क्वेश्चन है कि समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं? ठीक, विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदानों का वर्णन करिए। जैसा कि आप जानते हो कि समुद्री जो धाराएं होती हैं वो एक्चुअली में हाई प्रेशर से, मतलब जहां जल मतलब उठा हुआ होता है, हाई से लो की ओर चलती हैं, राइट। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी देखने को मिल जाती हैं जहां पर वैसे तो हाई से लो की ओर चलती हैं, ये तो 100% है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी मिलती हैं जहां पर पवनें थोड़ी, जो हमारी महासागरीय जलधाराएं ऊंची उठ जाती हैं, तो वो ठंडे की ओर भी चलती हैं, राइट। देखो पहले हम समझते आते हैं थोड़ा, इसमें आप अगर समझते हो, एक मिनट, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां, पहले समुद्री धारा को पहले बताना है। समुद्री धारा होती क्या है, यानी कि समुद्र में उत्पन्न होने वाली जो धारा है, जिसका प्रभाव, जिसका गमन आप देखोगे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। लेकिन कुछ इसमें जो शक्तियां होती हैं तो इसके प्रभाव के कारण भी ये थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये लो से हाई, लो से हाई की ओर भी चलने लगती हैं। देखो कैसे, तो इसमें ये कुछ आप समुद्री धारा के बारे में बता सकते हो। समुद्र में उत्पन्न होने वाली एक धारा होती है जिसमें जो समुद्र के मतलब जो मुख्य भाग होते हैं, जिसमें आपने देखे हो जो तटीय क्षेत्र होते हैं, लगे लगे तटीय क्षेत्रों के लगे लगे होते हैं, उससे क्या होती है, उसके सटीक चलने वाली ये धाराएं होती हैं, ठीक, क्योंकि ये टकराती हैं तो उससे सटीक से चलती हैं ये, राइट। तो आप ऐसे डाल सकते हो, और ये कहीं ना कहीं देखे जाए तो ये डिपेंड किस पे करती हैं, इसके कुछ शक्तियां लिख लेते हैं। शक्तियों की अगर हम बात करें तो शक्तियां में आप प्राकृतिक आप देखते हो, प्राकृतिक शक्तियां, प्राकृतिक शक्तियां में आप सकते हो यहाँ पे पृथ्वी को लेकर अगर हम बात करें तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उस पर भी निर्भर करती है, परिक्रमण गति है उस पर भी निर्भर करती है। तो घूर्णन और परिक्रमण, देखो परिक्रमण से एक कोरियोलिसिस बल जो देखा हो आपने, वो काम करता है, कोरियोलिसिस बल आपने पढ़ा हो, जो जो भूमध्य रेखा पर जीरो होता है, इसके ऊपर आपने देखा हो लगता है, नीचे भी लगता है, तो ये 90 डिग्री क्या है, वायु को क्या है उधर उत्तरी दिशा में घुमा देता है, और दक्षिणी दिशा में भी 90 डिग्री घुमाता है। तो आप जैसा कि जानते हो कि ये जो है, राइट, ये है कोरियोलिसिस बल, तो यहाँ से जब पवनें यहाँ जाती हैं तो ये 90 डिग्री इधर घूमती हैं, इधर 90 डिग्री इधर घूम जाती हैं, ठीक। ये किसी प्रभाव कारण परिक्रमण गति, ये परिक्रमण गति जो कर रही है इसका प्रभाव पड़ता है कोरियोलिसिस बल पर, और घूर्णन का भी प्रभाव पड़ता है, राइट, क्योंकि घूमती तो है वो अपने अक्ष पे, तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये दोनों प्रभाव है इसमें।
तो आप ये समझ सकते हो। तो इसमें प्राकृतिक में घूर्णन गति और परिक्रमण गति ले सकते हो, इसमें कोरियोलिस बल ले सकते हो। दूसरे आप अगर लेना चाहो तो और भी शक्तियां हैं, जैसे प्राकृतिक में आप देख सकते हो कि समुद्रों में जो द्वीप हैं, राइट, द्वीप हैं, महाद्वीप हैं, इनका भी इम्पैक्ट इन पे देखने को मिलता है, राइट। इसी में आप देख सकते हो कि तापमान है, दाब है, घनत्व है, ये भी अहम फैक्ट होते हैं। लवणता भी है, राइट, लवणता है, ये भी देखने को मिलती है, तो इनका भी प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो तापमान अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ से जैसे ये क्षेत्र में ये चलती है, ठीक, ये इस प्रकार से चलती है, ये इधर से इधर चलती हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो ये इस प्रकार से चलती हैं। तो जैसे ये इधर से चलती हैं, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है लो प्रेशर। जो लो प्रेशर है, तो यहाँ पर तापमान अधिक मिलेगा, दाब अधिक मिलेगा। तापमान अधिक दाब होने की वजह से यहाँ की जो पवनें होती हैं, यहाँ की जो समुद्री धाराएं होती हैं, ये उठ जाती हैं, थोड़ा उठी हुई होती हैं, जबकि इधर जो होती हैं वो इतनी उठी हुई नहीं होती हैं, राइट। तो यहाँ पे उठी हुई इतनी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से ये जो कारक हैं, ये कि यहाँ पे आपने जैसे ये है, मान लो ये हमारा उत्तरी मतलब दक्षिणी अमेरिका है और ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक। तो आप यहाँ देखोगे तो जैसे यहाँ पे हमारी मैक्सिको की खाड़ी है, ये पूरा हमारा अटलांटिक है ऐस नुमा, ठीक। तो ये चीजें हैं, जैसे यहाँ से जाती है, तो यहाँ से जाने के बाद ये यहाँ पे क्या है, टकराती है। तो जैसे ही यहाँ से टकराती है, तो ये इस प्रकार से घूमती है और एक इधर से घूमती है, तो यहाँ पे न्यूफाउंडलैंड पर ये मिल जाती है जाके। तो इधर से एक लेब्राडोर भी आती है, तो यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड से गल्फ स्ट्रीम जो होती है लेब्राडोर से मिल जाती है। तो यहाँ मसूद दो के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बात अभी हम वहां नहीं कर रहे हैं। बात हम ये कर रहे हैं कि तापमान, दाब, घनत्व, लवणता। तो आप जैसा जानते हो, ये क्षेत्र जैसे जाता है तो यहाँ पे होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे पवनें खूब काफी उठती हैं, यहाँ पे पवनें बहुत उठती हैं। सॉरी, यहाँ पे जो देखा जाए तो बहुत ज्यादा तापमान है, तो तापमान अधिक होने की वजह से इनका क्या है, बाष्पीकरण बनता है। जल का क्या बनता है, बाष्पीकरण अधिक बनता है। तो अधिक बाष्पीकरण वही बनता है, तो ये भी अहम फैक्ट माना जाता है। बाष्पीकरण बनेगा तो यहाँ की जो धाराएं होती हैं वो थोड़ी उठी हुई होती हैं, ठीक। जैसे उठी हुई होती हैं, तो ये लो से हाई की ओर भी चलने लगती हैं। वैसे तो चलती हाई से लो की ओर है, और इनका जब इनका प्रभाव पड़ता है, तापमान, दाब, घनत्व, तो इनका जब इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, तो इसकी वजह से ये पवनें लो से हाई की ओर भी चलती हैं। तो ये श्योर है कि जब ऐसे चलती हैं, तो यहाँ पे देखा होगा आपने, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है, वो ठंडे की ओर जाती है, ऊपर से आती है लेब्राडोर, ठीक। जो डेविस जल संधि है वहां से इधर की ओर आती है, तो इधर पे यहाँ पे मिलती है न्यूफाउंडलैंड ने। तो यहाँ पर मत्स्य उद्योग सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पर मछलियां जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से आप ऊपर देख सकते हो कि एक धारा इधर से इधर गर्म वाली है, तो यहाँ से मिक्स होकर इधर जाती है, ऊपर से एक और आती है, तो यहाँ पे मिल जाती है जाके नार्वे वाले क्षेत्रों में। नार्वियन जल धारा है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ भी मत्स्य उद्योग सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इधर भी देखने को मिलेगा जापान वाली जो क्रियोसिस वाली एक धारा है, यहाँ पे भी इधर क्षेत्र में मिल जाएगा। नीचे आप जाओगे तो नीचे साइड मत्स्य उद्योग, वैसे यहाँ पे आपने देखा हो, इधर मेडागास्कर जो क्षेत्र पड़ता है, इधर जो मेडागास्कर यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ भी मिल जाएगा देखने को, क्योंकि एक धारा इधर, एक ब्राजीलिया की जो धारा है, यहाँ भी एक ऊपर से धारा जाती है आर्कटिक धारा, तो यहाँ मिलती है, यहाँ भी मत्स्य उद्योग पाया जाता है। तो ये जो धाराएं हैं, ये एक्चुअली में आपको इसमें डाल देना है, और आप समझ सकते हो कि प्रहत वाली शक्तियां कौन सी हैं। तो वो आपको मैंने बता दिया है कि महाद्वीप की तटीय क्षेत्र भी हैं, द्वीप भी हैं, समुद्र में उपस्थित जैसे तापमान है, दाब है, घनत्व है, ठीक। वहां पे जल क्षेत्र का आधार वहां भी ये भी देख सकते हो, राइट। और देख सकते हो कि घूर्णन है, परिक्रमण है, ये कुछ हैं, आप देख सकते हो लपड़ता है, बाष्पीकरण है, ये भी जिम्मेदार है। तो ये प्रमुख शक्तियां होती हैं, आप इनको लिख सकते हो। तो मित्र दो, इनके लिए योगदान का मैंने आपको बता दिया, ये 250 शब्द में हो जाएगा। तो मत्स्य उद्योग के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, और मत्स्य उद्योग में सबसे ज्यादा देखा जाए तो न्यूफाउंडलैंड है, वहां पे सबसे ज्यादा मत्स्य उद्योग होता है। अमेरिका वाले क्षेत्र में, अपने कनाडा अमेरिका वाला क्षेत्र है, वहां पे सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं। इसके बाद देखा जाए तो
एक धारा यहाँ भी मिलती है, यहाँ से इधर से टकराती नहीं है, यहाँ से तो घूम के ही जाती है, ठीक है। तो ब्राजीलिया की धारा है, वहां पे भी मत्स्य उद्योग होता है, तो ये काफी मत्स्य उद्योग है, ये इसके लिए जिम्मेदार अहम घटक होते हैं, और इन्हीं की वजह से ये धाराएं जो होती हैं ये एक दिशा से दूसरी की ओर प्रवहित करती हैं, आप समझ सकते हो। बात अब आती है कि अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा निकाल लेते हैं फिर हम आते हैं। अच्छा यहाँ पे चलिए, क्वेश्चन है रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके सामने किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा। देखो ऐसा है, ये जो क्वेश्चन है रबड़ क्षेत्र से है। पहले तो आपको ये जानना है कि रबड़ का जो क्षेत्र होता है वो होता कौन सा है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रबड़ता पाई जाती है, तो उस आधार पर उसे हम उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण में पाई जाती हो या शीत कटिबंध में पाई जाती हो, तो हम पहले यही समझते हैं कि रबड़ की क्या विशेषता है, वहां किस क्षेत्र विशेष में रबड़ देखने को मिलती है। तो जब आप रबड़ को आप पता कर लोगे तो फिर उसके क्षेत्र भी बांट दोगे कि इस कटबंध में कौन से देश आते हैं और कौन से देश आते हैं, उस हिसाब से उसमें पाई जाती है रबड़। अब वो किसी में कम है किसी में ज्यादा है वो एक अलग मैटर है, ठीक। वो वहां पे अगर वहां पे उत्पादन के आधार पर है कि वहां पे किस प्रकार से उत्पादन कर पाते हैं, कुछ उसमें प्राकृतिक कारक भी जिम्मेदार हो जाएंगे, कुछ मानवीय कारक भी जिम्मेदार हो जाएंगे। जबकि रबर उत्पादक की बात की जाए तो ये इसके लिए कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे थोड़ा आप जान लेते हैं। रबर उत्पादक एक एक प्रकार से जो रबर होती है, आपने जो रबर देखा हो जो यूज की जाती है, ठीक, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो इसकी कुछ विशेषताएं पहले आप जान लो। इसमें आप ये विशेषताओं में तो एक्चुअली में या इसके डाल सकते हो कि इसके लिए प्रमुख मतलब कारक कौन से जिम्मेदार हो सकते हैं, ये भी लिख सकते हो। प्रमुख कारक मतलब इसकी उत्पत्ति के लिए कौन से कारक हो सकते हैं। सबसे पहले की ये होती है उष्णकटिबंध क्षेत्र में, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उधर क्षेत्र में मिल जाएगा, जैसे भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएंगी। और इससे देखा जाए नीचे भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है और भी नीचे वाला उपोष्णकटिबंध का क्षेत्र है, जैसे आप डाल सकते हो नीचे वाला जो क्षेत्र, जैसे इधर देखते हैं इसमें ये क्षेत्र, ठीक, ये क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है रबड़। तो इन जो क्षेत्र में जो भी देश आते हो, जैसे कि इधर मलेशिया है, ठीक, इधर आप देख सकते हो मलेशिया के बाद इधर अफ्रीका महाद्वीप में भी मिलते हैं, इधर ब्राजील भी मिल जाता है, ब्राजील क्षेत्र है। इधर नीचे अफ्रीका वाले क्षेत्र देख सकते हो, ऊपर वाले में भी मिल जाते हैं। भारत में भी रबड़ देखने को मिल जाती है। तो सबसे ज्यादा देश की बात की और इन देशों में आप नाम डाल सकते हो मलेशिया, मलेशिया जो सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादक रहा है, ठीक, मलेशिया सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादक है। ब्राजील भी है, ठीक। तो आप ऐसे इनका वितरण कर सकते हो, लेकिन प्रमुख कारक में आप डाल सकते हो कि ये 23-20 से 25 डिग्री इनको तापमान, मतलब तापमान तो नहीं, ये जल जल की जरूरत पड़ती है, राइट, और तापमान भी इनको सही मात्रा में आवश्यकता होती है, 35 से प्लस 40 के बीच में तापमान भी जरूरी होता है, राइट। ये कुछ है। तो इसकी वजह से इनकी अगर मृदा की बात की जाए तो जो मृदा होती है वो लेटेराइट होती है, राइट। ये लेटेराइट मृदा एक्चुअली में आपको पता होगा ढलान क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहाँ पे जल जो होता है रुकता नहीं है, यानी कि जल जो होता है वहां परिवहन होता रहता है, लेकिन यहाँ जल जो होता है ढलान होता है ना, इस प्रकार से देखोगे, इस प्रकार से, तो ये जो क्षेत्र होता है ऐसा ढलान नुमा है, तो यहाँ मृदा ऐसी देखने को मिल जाती है। तो आप ये देख सकते हो। अब ऐसा भी नहीं कह सकते हो कि पर्वत हो वहां के नीचे ढलान मिल जाए, ये नहीं कह सकते हो। वहां पे ये डिपेंड करता है कि वहां की जलवायु दशाएं कैसे हैं, तो जलवायु दिशाओं के आधार पर इनका अपक्षय और वो निरंतर आवर्धन होता है। तो इसमें जो पोषक तत्व हैं उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, उनका जब अनुक्रमण होता है तो उसमें दशाएं से उनमें परिवर्तन होता है, तो उस आधार पर ये मृदाएं परिवर्तित होती रहती हैं, तो वो पोषक तत्वों पर भी निर्भर करती हैं।
तो ये लैटेराइट है, तो लैटेराइट कम पाई जाती है वैसे भारत में, तो ये भी रबड़ उत्पादक के लिए एक प्रमुख जिम्मेदार होती है। तो आपको ये विशेष क्षेत्र डाल सकते हो कि रबड़ उत्पादक के कौन कौन देश हैं, लिख सकते हो। अगर आपको याद हो, ब्राजील है, मलेशिया है, नीचे वाला ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऊपर ऊपर ही है, ऊपर ही क्षेत्र में जाओगे तो वहां पे देखने को मिलती है। राइट, वो देख सकते हो उसमें। जो नीचे वाले जैसे दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र है, उसे ऊपर लगा हुआ जो क्षेत्र है, तंजानिया क्षेत्र है, इधर के जो क्षेत्र है, इनमें रबड़ मात्रा देखने को मिलती है। वैसे तो यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो यहाँ पे तो ज्यादा उष्ण क्षेत्र रहेगा और ज्यादा से ज्यादा मौसम भी यहाँ पे जलवाष्प क्षेत्र रहेगा, तो ऐसे क्षेत्र में ये उत्पन्न होती है। तो ये क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं था एक्चुअली में देखा जाए। पर्यावरणीय मुद्दा और डाल लो थोड़ा। अब इससे पर्यावरणीय मुद्दे क्या है, ये तो मैंने क्षेत्र विशेष बताया है आपको, और इसकी कुछ प्रमुख कारक कौन जिम्मेदार होते हैं उत्पादन के लिए वो बता दी, उत्पत्ति के लिए। पर्यावरणीय मुद्दा देखा जाए तो एक्चुअली में जो पर्यावरणीय मुद्दा है उसमें आप समझ सकते हो कि जब जो इस पे सबसे ज्यादा किस मिट्टी पे उगती है, तो ये लेटेराइट मिट्टी पे आती है। ठीक, और लेटेराइट मिट्टी हमेशा वहां पाई जाती है जहां तापमान अधिक हो, ठीक, वर्षा अधिक हो, धूप भी अधिक हो, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक, लेटेराइट मिट्टी भारत के भी इधर क्षेत्रों में मिल जाती है लेटेराइट मिट्टी, इधर वाले में। ठीक, इधर भी में कुछ मिल जाती है, तो इधर ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो जो लेटेराइट मिट्टी है, आ, वो एक्चुअली में इसमें देखा जाए पर्यावरणीय मुद्दे में इसका आधार क्या हो सकता है, तो आप जैसा कि जानते हो कि यहाँ पे जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं बहुत सारे हो सकते हैं कि निरंतर जब वर्षाएं होती हैं तो ये मिट्टी कटती रहती है, तो एक पर्यावरणीय मुद्दा ये है कि मिट्टी का क्या है, क्षरण हो रहा है, तो मिट्टी का क्षरण होना है। ठीक, और भी देख सकते हो अमीनवी कारण है, अमीनवी कारण है, अमीनवी कारण जिसे हम बोलते हैं। ठीक, ये भी इसमें जिम्मेदार हो सकती है। अपरदन भी है, अपरदन है, अपक्षय है, ये भी कारक इसमें जिम्मेदार हैं। राइट, तो अपरदन अपक्षय है, तो पर्यावरणीय मुद्दा है। राइट, इसमें और देख सकते हो कि जब मानवीय कारक तो वैसे इसमें ज्यादा मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं पर्यावरणीय मुद्दा में, लेकिन इसमें और हम डाल सकते हैं पर्यावरणीय मुद्दा। पर्यावरणीय मुद्दा में आप मानवीय कारक में आप डाल सकते हो कि एक आवास को लेके भी इसमें लिख सकते हो। वैसे तो इधर क्षेत्र में आवास है, वैसे आवास है। और भी आप डाल सकते हो कि पर्यावरणीय मुद्दा में वन काटते हैं, तो इससे क्या है कि वहां की मृदा है वो निश्चित तौर पर अपरदित हो जाएगी, और अपरदित हो जाएगी तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाएगी, तो इससे रबड़ों पर प्रभाव पड़ेगा, रबड़ उत्पादक पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी पर्यावरणीय मुद्दा है। ठीक, और भी आप देख सकते हो जैसे बाढ़ आप दे सकते हो, निरंतर बाढ़ है, तो बाढ़ की वजह से इसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी। पानी की मात्रा अगर ढलान क्षेत्रों में, वैसे तो होता ही जब बाढ़ ज्यादा होगी तो ढलान क्षेत्र भी उसमें डूब जाएंगे, तो वो क्षेत्रों पर देखा जाए तो लेटेराइट जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, लेटेराइट मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आएगी, तो आप ये भी देख सकते हो। तो आप समझ सकते हो बहुत सारे कारक इसमें हो सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप अगर सोच ठीक है आपकी तो आप निश्चित तौर पर आप वो इसे हल करने में सक्षम रहेंगे। तो ये कुछ कारक थे जिम्मेदार, तो मैंने आपको कंफर्म कराना या मतलब डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। मानवीय कारक में आपको हमने वही बताया है, शहरीकरण जैसे क्षेत्र है, आवास है, वन काटते हैं लोग, ठीक, और इधर मतलब कि गमन करते हैं, और देख सकते हो पर्यटक क्षेत्र भी इसके जिम्मेदार हो सकते हैं, पर्यटन वगैरह है, पर्यटन क्षेत्र हैं वो भी इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं आप दे सकते हो पर्यावरणीय मुद्दा में। दूसरा आप दे सकते हो कि पर्यावरणीय क्षेत्र को लेकर यहाँ पर ज्यादा ज्यादा जो पवन ऊर्जा भी यहाँ पे क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं, तो वो पवन को क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पवनों को मतलब जो खींच मतलब जब पवन वहां पे चलती हैं तो वो एक तरह से पवन को भी आकर्षित करते हैं, तो इस वजह से मृदा जो है उसका भी क्षरण होता है, वायु से क्षरण होता है मृदा का, तो ये भी एक प्रभाव आप डाल सकते हो। और चक्रवात वगैरह भी डाल सकते हो, बहुत सारी हैं पर्यावरणीय में, तो आप जितना लिखोगे उतने पर्याप्त ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये उत्तर जमा होगा। चलिए,
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन और शायद बचे हैं, तो 2 क्वेश्चन में नहीं, वैसे 3 हैं अभी। क्वेश्चन तो बहुत हैं अभी, सभी पे हम सभी पे चर्चा करते हैं एक एक करके। अब हम समझते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार जल संधि स्तर संधि के महत्व क्या है। देखिए, पहली बात तो मुझे जल संधि के बारे में जानना है कि जल संधि क्या होती है और स्थल संधि क्या होती है। देखिए, जल संधि का मतलब ये होता है कि 2 धाराएं, जैसे कि मान लो ये स्थल है, राइट, एक ये स्थल है, तो यहाँ पर क्या है, जल है, ठीक, और एक इधर का जल है, तो इसे जल को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसी को हम बोलते हैं जल संधि, राइट। आपको समझना चाहिए, मतलब कि 2 जलों को जोड़ती है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 धाराओं को जोड़ना और 2 स्थलों को अलग करना को हम बोलते हैं जल संधि। स्पष्ट। जबकि स्थल संधि क्या होती है कि 2 धाराओं को अलग करना, 2 धाराओं को अलग कर क्या करते हैं, उसमें 2 धाराओं को अलग करके 2 स्थलों को जोड़ना। इसके विपरीत है। जैसे मान लेते हैं कि एक धारा इधर है, ये क्या है, एक धारा है, ऊपर से इधर जल है और एक जल इधर से है, इधर जल है, तो यहाँ पर एक स्थलीय क्षेत्र मिल जाएगा, ठीक। ये जल 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 ही है पूरा, ये जल है और ये जल है पूरा, तो ये थोड़ा सा स्थल है। अब यहाँ पर कुछ भी आप परिवहन वगैरह करने के लिए जा सकते हो, या यहाँ पे कुछ जैसे इधर से इधर जल डालना, जल निकलना है, जल को अगर संचालित करना है तो आप इसे काट भी सकते हो, तो नहर बना भी सकते हो। तो आप हमेशा याद रखना, जो जल संधियां होती हैं वो एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और स्थल संधि है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये महत्व की बात की गई, हम उसी चर्चा करते हैं। आपको इस पर समझ में आ गया होगा कि जल संधि और स्थल संधि में एक्चुअली में क्या बेसिक डिफरेंस है, एक दूसरे के विपरीत होती है ये। तो आप लोग को पहले महत्व जानना है इसका। तो महत्व की अगर बात करें तो महत्व के लिए सबसे पहले ये परिवहन क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नौसैनिक परिवहन है, राइट, नौसैनिक परिवहन, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट है, व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो परिवहन के लिए जिसमें व्यापार आप ले सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यापार में तो बहुत सारे आप ले सकते हो, पूरा व्यापार बढ़े जाता है इसमें, ठीक है। दूसरे एक देश से दूसरे देश से मतलब एक जुड़ाव रखना है, राइट, तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो व्यापार में आप डाल सकते हो। तीसरा आप डाल सकते हो संसाधन को लेकर के, संसाधन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो व्यापार में जैसे कि सामान की मतलब आवाजाही, लेन देन, मतलब जो हमारा पूरा ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, वो विदेशों से होता है, तो उसके लिए ये जल संधियां हैं। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर मतलब ज्यादा से ज्यादा व्यापार की आवश्यकता है, या वहां पे कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं स्थलीय क्षेत्रों में जहां से मुझे आवश्यकता पड़ती है, तो मुझे इन जल संधियों का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ जाती है, राइट। तो आप डाल सकते हो, जैसे इधर क्षेत्र में, इधर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जैसे एक मलक्का है, ये मलक्का जल संधि है, ठीक। ये फिलीपींस पाई जाती है, ऊपर नीचे मलेशिया, इंडोनेशिया, और ऊपर मलेशिया क्षेत्र में ये देखने को मिल जाती है। तो मलक्का डाल सकते हो, ठीक। और इधर देखा जाए तो आप जिब्राल्टर भी है एक, जो जिब्राल्टर है आप उसे डाल सकते हो, जो अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ती है, इसे दे सकते हो। और भी आप दे सकते हो, जैसे डेविस जल संधि आप दे सकते हो, ठीक। और हॉर्मुज जल संधि आप दे सकते हो, जो जहां से तेल व्यापार होता है हमारा, जो इधर जो क्षेत्र पाए जाते हैं, ईरान क्षेत्र, ओमान क्षेत्र है, सऊदी अरब वाले क्षेत्र में हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है, आप उसे दे सकते हो, ठीक, जो फारस खाड़ी से जुड़ी हुई है, ठीक, हॉर्मुज जल संधि है। और अल बदाब वाली एक अल बादेम एक जल संधि और पाई जाती है एक्चुअली में, आप उसे भी दे सकते हो। इधर है ये लाल सागर क्षेत्र में मिलती है, ये लाल सागर गया पूरा, तो इधर यहाँ पे मिल जाती है, तो आप उसे भी दे सकते हो।
ये कुछ जल संधियां हैं और ये इंपॉर्टेंट किस किस के लिए हैं, तो आप जानते हो कि हार्मोजो जल संधि है, ये देखा जाए तो तेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तेल व्यापार यहीं से होता है जल, ठीक है। संसाधनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, व्यापार के लिए भी है, और व्यापार के लिए मलक्का भी बहुत है। जिब्राल्टर व्यापार के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक। तो मलक्का नंबर 1 पे है, दूसरे पे आप बता सकते हो कि जिब्राल्टर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। व्यापार के लिहाज से संसाधन में आप जा सकते हो, जैसे संसाधन में तो आप जानते ही हो जो तेल है, ठीक है, और भी संसाधन हो सकते हैं, जैसे कि जो प्राकृतिक संसाधनों में आप ले सकते हो कोयला, ओके, कोयला ले सकते हो, लोहा खनिज, ये जो खनिज होते हैं पदार्थ, यूरेनियम है, ये संसाधन में आप ले सकते हो, इनका मतलब व्यापार होता है, तो व्यापार वाणिज्य में बहुत सारी मशीनरी ले सकते हो। तो ये अलग अलग है परिवहन क्षेत्र में, जैसे कि काफी मतलब आवाजाही होती है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे भी, हाँ, जो हमारे शिप होते हैं उनके माध्यम से भी हम जाते हैं, वैसे जाते तो हवाई से भी हैं, नीचे से भी जाते हैं, उसके आधार पे आप दे सकते हो। तो ये महत्व तो इनके हैं जल संधियों के। और जबकि स्थल संधि की बात की जाए तो ये एक्चुअली में 2 स्थलों को जोड़ती है, जैसे कि आपने पनामा नहर सुनी हो। पनामा जो नहर है वो पनामा एक मतलब एक संधि है, वहां पे नहर निकाली गई है। तो वो देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इधर अमेरिका इधर है, तो यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक। ये हमारा पाया जाएगा आपका प्रशांत महासागर, और इधर पाया जाएगा आपको अटलांटिक, इसी में जो मैक्सिको की खाड़ी मिल जाएगी। तो यहाँ पे पाई जाएगी, यहाँ से नहर निकाली गई है, पनामा नहर मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे नहर निकाल सकते हो, ये अपने उद्देश्य के लिए निकालते हैं, मतलब अपनी व्यापार वाणिज्य के लिए निकालते हैं, ठीक, आवाजाही के लिए, इधर से उधर परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निकालते हैं। इसी में आप डाल सकते हो, जैसे स्थल में ही आप एक लिख सकते हो, जैसे कि सुएज नहर भी है, सुएज नहर दे सकते हो। जल संधि में आप मेडागास्कर मोजाम्बिक जल संधि आप दे सकते हो, ठीक। बहुत सारी हैं, जल संधि के अंतर्गत भी है, स्थल संधि के अंतर्गत भी है, आप जितना आपको जानकारी हो उतना आप लिख सकते हैं। तो ये इसके कुछ महत्व हैं। वैसे 250 में हो जाएगा, फिर इसके बाद आप निष्कर्ष भी दोगे 40-50 का, तो उसमें तो फिर आप इसका पूरा निष्कर्ष बता दोगे। बॉडी पार्ट जो है इम्पोर्टेंट वो हमने आपको बता ही दिया है, तो आप उस हिसाब से दे सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें पूछा गया है, क्षोभमंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन पूछा आईपीएससी ने। क्षोभमंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रिया को निर्धारित करता है, कैसे कैसे करता है, मतलब क्षोभमंडल है वो कैसे निर्धारित करता है। तो इसके निर्धारित करने की, यानी कि जो मौसम है, ठीक, वो मौसम जो देखा जाता है हमारे क्षोभमंडल में, उसको निर्धारित करता कैसे है कि क्षोभमंडल की इसमें क्या भूमिका। तो आप जैसा कि डाल सकते हो, वैसे तो बहुत सारे कारक मिल जाएंगे हमारे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है और होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये हमारा पूरा क्या है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी से ऊपर जो परत पाई जाती है लगभग में, ये औसतन अगर देखी जाए, औसतन और या औसत में 12 किलोमीटर देखने को मिलती है। वैसे तो ये कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, तो उस हिसाब से ये कहीं 8 किलोमीटर है 18 के बीच ये पाई जाती है, तो इसे हम बीच में मतलब 12 किलोमीटर औसतन ले लेते हैं। तो ये कैसे जिम्मेदार है, यानी कि जो मौसम है, तो मौसम को निर्धारित करने में ये कैसे जिम्मेदार है। तो पहले जिम्मेदार आप जानते हो कि सबसे ज्यादा देखे जाएं तो इसमें क्या पाए जाते हैं, धूलकण पाए जाते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा धूलकण पाए जाते हैं। दूसरी बात, इसमें तापमान भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। इसी में दाब भी सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा, राइट। और भी आप जैसे डाल सकते हो कि ये पृथ्वी की, मतलब पृथ्वी की एक मतलब कि कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, उच्चावच के हिसाब से भी इसमें आपको डाल सकते हो उच्चावच, राइट। कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, उस हिसाब से मौसमी दशाओं परिवर्तन होता है, वो भी उत्पन्न करते हैं, आप उसको बता सकते हो। तापमान दाबमान तो है ही।
और भी आप देख सकते हो कि ग्रीन हाउस प्रभाव, आप लिख सकते हो कि ग्रीन हाउस प्रभाव को ये क्या करता है, मतलब गैसों को रोक रोक लेता है, ठीक, गैसों कार्बन डाइऑक्साइड को रोकता है, इसको आप बता सकते हो। तो ये भी एक मौसम में जिम्मेदार कारक माना जाता है। ऊपर आप देख सकते हो कि जो जेट स्ट्रीम जो चलती हैं, ठीक, जो जेट स्ट्रीम चलती हैं ऊपर, ये भी देखा जाए तो जब उष्णकटिबंधीय से जब ऊपर के लिए निकल जाती हैं तो ये भी पोर्ट क्षेत्र में और उधर देखने को मिल जाती हैं। वैसे तो ये शीतकटिबंध में मिलती हैं, तो ऊपर क्षेत्रों में मिलती हैं, जेट स्ट्रीम ऊपर मिलती हैं, 10-12 किलोमीटर ऊपर चलती हैं। तो इनका भी देखा हो कि साइबेरियन हवाओं से इनका प्रभाव देखने को मिल जाता है, तो ये भी मौसम को दशा में परिवर्तन करती हैं, राइट। इसके बाद में नीचे देखा जाए तो ये एक प्रकार से जब इनका तापमान दाब ज्यादा देखने को मिलता है इसमें, तो जलवाष्प भी यहाँ पे एक भारी मात्रा में मिल जाएगा। तो इससे क्या है कि यहाँ जलवाष्प है तो जलवाष्प में ज्यादा से जाएगा, तो यहाँ पे जो बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती हैं जैसे कि कुछ सल्फर डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन के कुछ तत्व मिलते हैं, तो उनसे क्या करते हैं, क्रिया कर लेती है, तो फिर वही अम्लीय वर्षा वगैरह मिलता है, तो इससे भी जलवायु दशाएं परिवर्तन होती हैं। तो आप ये भी डाल सकते हो। तो ये कुछ बहुत सारे कारक जिम्मेदार इसके लिए हो सकते हैं। इसमें और भी हम जैसे बताएं आपको तो इसमें और भी हम बताएं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चक्रवात है, झंझावात जैसी घटनाएं होती हैं। और देख सकते हो कि ये हमारी दशाओं के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसमें आप डाल सकते हो कि ये देखा जाए तो यहाँ पर एक स्थिति और चीजें देखने को मिलती हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा घर्षण देखने को मिल जाता है। घर्षण की मात्रा अधिक पाई जाती है इस क्षेत्र में। वैसे तो पाई जाती है आयनीय क्षेत्र में है, आयनिक जो क्षेत्र है जहाँ जो गैसें होती है वो आयनित होती हैं वहां पे, लेकिन हालांकि इसमें भी देखने को बहुत ज्यादा मिलती है, घर्षण रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ऊर्जा की मात्रा कम ज्यादा होती रहती है, तो पवनों में इसकी स्थिति चेंजमेंट होता रहता है, तो आप वो भी बता सकते हो, राइट। और भी आप जैसे लेना चाहो तो आप ले सकते हो, जैसे कि जो नीचे परतें पाई जाती और नीचे जैसे जैसे जल है, ठीक है, समुद्री जल है, तो उस आधार पर भी इसमें परिवर्तन है। जैसे कि समुद्री जल है तो वहां पे परतें हैं ये ऊपर पाई जाती हैं, इसकी परत ऊपर पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ठंडी है वायु यहाँ से जाएगी उठ करके वो उतनी ऊपर चली जाती है, तो इससे क्या है कि यहाँ पे देखा जाए तो उष्णांक तापमान बादल में परिवर्तन होता है, काफी बादल ऊपर चले जाते हैं, तो वो वहां पे रुक बने रहते हैं लंबे समय तक, तो वो शीतकाल में बारिश करते हैं, ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हो बादलों में जो विशेषता देखने को मिलती है उसका कारण यही है, ठीक, उसके कारण की भी ये विशेषताएं आप बता सकते हो। बादलों में बहुत तरीके के काले बादल, सफेद बादल, कई कपासी बादल, ऐसे बादलों के नाम सुने हो आपने, तो वो बादल जो होते हैं वो एक्चुअली में उसका उसका भी कारण यही देखने को मिलता है, छुमंडल में ही है। तो वो क्यों बनते हैं, तो वो पृथ्वी जैसे कि इसकी जो परत है ये मतलब कि भौतिकी स्थिति में इसके में ऊंचाई है कहीं नीचा है, तो इस आधार पर ये बनते हैं, क्योंकि ये आर्द्रता पे डिपेंड करते हैं कि आर्द्रता किस हिसाब की वहां मिलती है। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये शिवमंडल में ही मतलब कि जिम्मेदार है, शिवमंडल ही इसका एक मुख्य जिम्मेदार है, राइट। आप ये दे सकते हो, आप और दे सकते हो कि जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने से तापमान में कमी आती है, दाब में कमी आती है, राइट, ठीक है। तो इससे भी देखी जाए तो यहाँ पे तापमान दाब की कमी की वजह से ऊपर बर्फ जम जाती है, ज्यादा से ज्यादा बर्फ जमती है, तो ये भी मौसम दशाओं में मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्रभाव करती है, राइट। तो ये कुछ कारक इसके जिम्मेदार हैं, आप इन प्रकार से डाल सकते हो। और ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया बन के। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको बताया काफी डीपली से बताने का प्रयास किया है, और मैं आशा है कि आप लोगों को निश्चित तौर पे मेरा जो मैंने आपको एक उत्तर देने का प्रयास किया है वो काफी सराहनीय रहा होगा। फिर भी वैसे तो और भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि आप उस पर हम क्या बात करें, अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नई तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। तो ये तो भाई मिक्सअप क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक तो पर्याप्त संसाधन पूछे हैं, संसाधन को बात करोगे तो ज्योग्राफी से आ गया, भूमंडली से बात करोगे तो इंटरनेशनल रिलेशन से आ गया, तकनीकी रिश्ते की बात करोगे तो ह्यूमन से आ गया, सामाजिक से आ गया, तो ये तो मिक्सअप क्वेश्चन है। ऐसे आते तो सभी हैं, लेकिन इस पे हम क्या चर्चा कर सकते हैं इसमें।
देखते हैं पहले क्लास कितनी लंबी हो गई है, तो उस हिसाब से हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 घंटे 14 मिनट हो गए हैं। चलिए, तो देखो इस पे हम बात करते हैं अब। हम्म, अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण। मतलब ये है, इजी क्वेश्चन है वैसे। इसमें अगर आप क्या डायमेंशन निकाल सकते हो, कौन से फैक्ट डाल सकते हो, बहुत सारे बन सकते हैं। देखिएगा, अपर्याप्त संसाधन यानी कि आप जैसा जानते हो कि निरंतर जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस हिसाब से ज्यादा संसाधन जो हमारे प्राकृतिक रूप से दिए गए हैं प्रकृति में जो बनते हैं, तो उस हिसाब से उनका निरंतर दोहन कर रहा जा रहा है। और जैसे दोहन ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, तो संसाधन एक प्रकार से देख सकते हो, क्या बोला है, अपर्याप्त संसाधन है ना, यानी कि पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त संसाधन दुनिया में। तो इससे क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों में कमी आ रही है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कोई भी देश है वो दूसरे देश पे डिपेंड होना चाहिए। तो भूमंडलीकरण यहाँ पे एक शब्द है, वो भूमंडलीकरण का अर्थ यही है कि अगर कोई चीज, अगर हमें अपने देश का विकास करना है, राइट, तो विकास करने के लिए हमें स्वयं पे अकेले डिपेंड नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमें कुछ विदेशों से अपने सोर्सों की जरूरत पड़ती है, और हमें विदेशों से ऐसे संबंध बनाने पड़ते हैं ताकि हमारी विदेश नीति के तहत मजबूत रहें, और हम अपने अपर्याप्त जो हमारे पास संसाधन नहीं है, इनकी मुझे आवश्यकता है, हम उन संसाधनों को दूसरे देशों से ले सकें। तो बात यही कहता है कि इन देश पर्याप्त संसाधनों की वजह से, यानी कि कह सकते हो कि अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण, तो अपर्याप्त संसाधन तो दुनिया में है, ठीक है, निरंतर उनका दोहन हो रहा है, निरंतर ये चीजें बढ़ रही हैं, तो एक समय तो आएगा तो खत्म तो होंगे, लेकिन वो थोड़ा उसके लिए अलग से उपाय किए गए हैं, सतत विकास जैसे आप वो डाल सकते हो। लेकिन जहां तक है पर्याप्त संसाधन दुनिया, भूमंडलीकरण के बारे में बता सकते हो। भूमंडलीकरण एक्चुअली में क्या है? भूमंडलीकरण आप जैसा कि जानते हो, वैश्वीकरण भी जिसे हम बोलते हैं, तो वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण यानी कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब दूसरे देशों से जुड़ाव रखते हैं, संबंध रखते हैं, अपनी विदेश नीति को मजबूत करते हैं, तो उसके लिए हम अपनी मार्केट है या इकोनॉमी है, उसको क्या कर लेते हैं, उसका उदारीकरण कर देते हैं, जिससे हमारे संसाधन हैं वो एक देश से दूसरे देश के प्रति क्या व्यापार और वाणिज्य में मजबूती प्रदान आती है। तो ये पूरा भूमंडलीकरण है, ठीक है। भूमंडलीकरण माने तो यही है कि समस्त देशों से हर देश का अपना एक जुड़ाव रहता है, और वो जुड़ाव से एक दूसरे के प्रति जो रिलेशन है वो मजबूत होते हैं। तो उसमें आपने बहुत सारे ऐसे सिद्धांत पढ़े होंगे जो आपने पाश्चात्य संस्कृति में देखने को मिलते हैं। वहां पे लोगों ने काफी विद्वान रहे हैं, उन्होंने ये बातें बोली हैं ऐसी कि संसाधनों को लेकर के अगर हम भूमंडलीकरण करते हैं, तो इससे हमारे हर देश का विकास होगा। तो विकास, अगर विकास की राह में हम चलते हैं, तो एक निश्चित तौर पर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास बहुत संसाधन पर्याप्त हैं, बहुत सारे अपर्याप्त भी हैं। तो इस हिसाब से कोई भी चीज है, ठीक है, उसमें हम डेवलप कर सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक जिस क्षेत्र में है डेवलप कर सकते हैं। तो इन सभी सामाजिक क्षेत्रों की एक डेवलपता है, वो क्या है, भूमंडलीकरण पर ही डिपेंड है, ठीक है। अकेला देश खुद पे डिपेंड होके नहीं चल पाता है, ये बात समझ में आती है। तो इसलिए हर देश की आवश्यकता, नीड होती है कि हम किसी देश से कुछ ना कुछ मंगाएं या कुछ व्यापार के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की, अपनी व्यवस्थाओं की पूर्ति कर सकें और देश का विकास कर सकें। ये कुछ होती हैं, ये भूमंडलीकरण है। अब इससे क्या है, तकनीकी रिश्ते को भारत में विशेष इस संदर्भ में नहीं है। अब देखो तकनीकी रिश्ते हैं, तो तकनीकी रिश्ते को पहले बताना है, भारत के संदर्भ में भी बताना है। तो तकनीकी रिश्ते में आप जानते हो कि बहुत सारी हैं, जैसे डिजिटल मार्केट आप देख सकते हो, तकनीकी क्षेत्र पर डिपेंड होता जा रहा है, ठीक है। स्टार्टअप आप क्षेत्र देख सकते हो, बहुत सारे स्टार्टअप चले हैं, राइट, ये डिजिटल है। और डिजिटल के लिए आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, एनपीसीआई जो है, ऐसे जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा बहुत सारी डिजिटल तकनीकें चली हैं। कम्युनिकेशन, संचार तकनीक आप देख सकते हो, रोबोट तकनीक आप देख सकते हो, ठीक है, अंतरिक्ष तकनीक आप देख सकते हो। तो ये बहुत सारी तकनीकें हैं, और इस तकनीकों के लिए देश जो हमारा है या कोई भी देश है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से निर्भर होते हैं, लेकिन खुद पे ये डिपेंड काफी जो है, जैसे भारत हमारा आत्मनिर्भर कर रहा है, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए अभियान बहुत सारे हैं, ठीक है। मेक इन इंडिया देख सकते हो आप, ठीक, बॉटम टू अप ये इंडिया देख सकते हो आप, नीति आयोग की पहले हैं।
तो इस प्रकार की जो पहलें जो चलती हैं भारत में, तो ये भी हमारे देश के तकनीकी रिश्तों में मजबूत करती हैं। तो वैसे तो तकनीकी रिश्ते में बहुत सारे देशों से संबंध है, अमेरिका से संबंध देख लो, ठीक है, आप अमेरिका से जो भी तकनीक है आप देख लो, तो सोशल मीडिया तकनीक आप देख सकते हो, राइट, गूगल है, फेसबुक है, ये भी तकनीक है आप देख सकते हो, ये है तो तकनीकी कम्युनिकेशन संचार के माध्यम है, ठीक है, ये इसमें आप डाल सकते हो। तो कुछ चीजें रेडियो में आप देख सकते हो, तकनीकें हैं, रडार क्षेत्रों में आप तकनीकें देख सकते हो, और तटीय क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी तकनीकें विकसित की जा रही हैं, तो वो आप देख सकते हो। और ये कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं, तो उसके अंतर्गत आपको संबंध देखे जाएं तो आप जापान के साथ अपनी एक तकनीक चलती है, और ताइवान के साथ आप तकनीक जोड़ सकते हो, जैसे कि सिलिकॉन चिप को लेकर के तकनीक है, उसके लिए भारत ने संबंध अपने ताइवान से संबंध की बात की है, ठीक है, तो वो भी आप इसमें ले सकते हो। और बहुत सारी तकनीकों के माध्यम से जैसे भारत अलग-अलग फ्रांस से जैसे जहाज तकनीकों मतलब सिर्फ वो मंगाते हैं, ठीक है, रूस के साथ संबंध आप बता सकते हो एक दो, अमेरिका के साथ भी बता सकते हो, इजराइल के साथ बता सकते हो, दक्षिण अफ्रीका में जो भी तकनीकें विकसित की जा रही हैं उसके आधार पे आप बता सकते हो। बहुत बहुत हो सके बहुत हो गया, इतना आप बताएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भारत के विशेष संदर्भ में तो आप जानते ही हो तकनीक, एक पूरी तकनीक है, डीआरडीओ की पूरी एक तकनीक लग गई है, इसरो एक पूरा तकनीक पे डिपेंड है, डिजिटल तकनीक पूरी आप देख लो, ठीक, तो ये जो तकनीक है निरंतर है, और बिटकॉइन जैसी तकनीक देख लो, ठीक है, और बैंकिंग क्षेत्र में तकनीक देख लो, और ये संबंध है कुछ तकनीकी क्षेत्र हैं, रोबोट क्षेत्र एक तकनीक है, तो टेक्नोलॉजी में तो भारत भी बहुत अव्वल है, ठीक है, और इसके संबंध दूसरे देशों से हैं, आप लिख सकते हो। तो कोई भी चीज है अगर तकनीकों संबंधित अगर कोई आर्गुमेंट चाहिए या कुछ कंपोनेंट चाहिए, तो उसके लिए जैसे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी अगर बढ़ावा देना है तो मुझे कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर भी निर्भर करना पड़ता है, और जो भी जैसे कि कुछ जरूरत चीजें पड़ जाती हैं, वस्तुएं पड़ जाती हैं, टेक्नोलॉजी तकनीकें पड़ जाती हैं, तो इनके लिए आवश्यकता पड़ जाती है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार से अगर आप लिखना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपको उससे पर्याप्त नंबर मिल जाएं। 15 का है तो अगर इसमें 5 नंबर भी मिल जाते हैं, वैसे 5 या 6-7 नंबर मिलते हैं, तो वैसे तो मिलना चाहिए इस पे आपको 8-9 नंबर कम, ठीक, अगर इस प्रकार के नंबर आपको मिलते हैं तो लगता है कि आपका 100% क्वेश्चन पे आंसर बन जाएगा। और आशा करता हूं कि आपको ये हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट में फिर से मिलते हैं डिस्कशन में। हो गए सभी प्रश्न? ओके, राइट, चलते हैं।